हेलो स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में, हमारा सॉल्यूशन का सेकंड पार्ट। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो कि न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारे पास 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है। वो आपसे या तो इनसे कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लेगा या फिर वो आपसे इंटरेस्टेड न्यूमेरिकल पूछेगा। मेनली न्यूमेरिकल आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, तो उन्हीं के बारे में हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है, तो किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टीज होती है, कुछ प्रॉपर्टीज लाइक वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज जो सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर। कि सॉल्यूट कैसा प्रेजेंट है वो उस पर डिपेंड नहीं करती, सॉल्यूट का अमाउंट कितना प्रेजेंट है वो उस पर डिपेंड करती है। ऐसी प्रॉपर्टीज को हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। क्या होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? मतलब हमारे पास 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है, उनके एक्सप्रेशन क्या क्या होते हैं, किस तरीके से उनसे न्यूमेरिकल्स हमसे पूछे जाएंगे, और उसके बाद उन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू जो थ्योरेटिकल वैल्यू थी, जब वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से मैच नहीं हुई तो वैन टॉ ने अपने एक नया फैक्टर इंट्रोड्यूस किया वहां पे, वैन टॉ फैक्टर। उससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जो कि आपके बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करूं तो हमारे पास 4 तरीके की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है, जिसमें से सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मेरी होती है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, अब देखो रिलेटिव लोअरिंग ऑन वेपर प्रेशर का क्या मतलब है। ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ पे जनरल बात करूं, ठीक है, सबसे पहले हम बेसिक डेफिनेशन जानेंगे इनकी कि ऐसा हो क्यों रहा है। अगर मैं किसी सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रही हूं तो उसका वेपर प्रेशर क्यों कम हो रहा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मेरे पास क्या था, प्योर सॉल्वेंट था। ठीक है, इस प्योर सॉल्वेंट जो था मेरे पास क्या था, ये वोलेटाइल था, इसके वेपर्स बनेंगे, वो वेपर्स इस पे कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेंगे जिसको हम लोग वेपर प्रेशर बोलते हैं। अब मैंने क्या किया, इस नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड कर दिया। ठीक है, सॉरी मैंने क्या किया, वोलेटाइल सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड कर दिया, तो होगा क्या, जो मेरे सॉल्यूट के पार्टिकल्स होंगे, जो मेरे सॉल्यूट के पार्टिकल्स होंगे वो इसके सरफेस एरिया पे कुछ पोजीशन जाके ऑक्यूपाई कर लेंगे, इसके सरफेस एरिया पे कुछ पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेंगे। अगर वो सॉल्यूट पार्टिकल्स इसके सरफेस एरिया पे कुछ पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो जितने वेपर्स, पहले क्या था, पूरा का पूरा सरफेस एरिया सॉल्वेंट का था, अब वो कुछ सरफेस एरिया सॉल्यूट पार्टिकल्स ने ले लिया, तो जितने वेपर्स पहले बन रहे थे उतने वेपर्स अब नहीं बनेंगे ना, और अगर वेपर्स कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी तो डिक्रीज हो जाएगा। इसी वजह से जब हम किसी प्योर सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो हमारे पास उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, जितने वेपर्स बनने चाहिए वो नहीं बनते क्योंकि एक्सपोज सरफेस एरिया हमारे पास डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, सॉल्वेंट का। तो देखो अगर मेरे पास एक प्योर सॉल्वेंट था, मैंने बोला कि इस प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना है, P0। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस सॉल्वेंट में ऐड कर दिया, क्या, सॉल्वेंट में मैंने सॉल्यूट ऐड कर दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो मेरे पास क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। तो मैंने बोला कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है मेरे पास, PS, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मैंने क्या बोला, PS बोला। ठीक है, अब देखो वो आपसे बोर्ड्स में क्या बोलता है, आपको छोटा सा क्वेश्चन देगा कि प्रूव दैट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब ये कैसे प्रूव करेंगे कि एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? मैंने बोला कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूशन में सॉल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड करती है, उसके जितना भी उसमें नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होते हैं उस पे डिपेंड करती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर। तो देखो मेरे पास यहाँ पे जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर था, जो PS था वो P0 से कम होगा ना, PS तो P0 से कम ही होगा क्योंकि मैंने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को मैं क्या बोलूंगी, अगर मैं बोलूं कितना वेपर प्रेशर लोअर हुआ तो वो कितना होगा, वो हो जाएगा P0 माइनस PS, डेल्टा P तो यही होगा ना, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, P0 माइनस PS। अब ये जो मेरा P0 माइनस PS लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, ये भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता।
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव अगर मुझे बताना है तो मैं रिलेटिव किसके टर्म्स में बताऊंगी? जो मेरा प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है उसी की टर्म्स में तो बताऊंगी। तो देखो मेरे पास यहाँ पे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होगा? पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नॉट। ये मेरे पास क्या हो जाएगा? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। हमने क्या किया? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को किसके रिस्पेक्ट में बताया? जो मेरा प्योर सॉल्वेंट था उसके वेपर प्रेशर के रिस्पेक्ट में बताया। ठीक है, अब मेरे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है जो किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के। तो ये जो मेरा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। ये किसके इक्वल होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। तो यही मेरे पास एक्सप्रेशन होता है किसका? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का। यहां पे मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को लिख सकती हूँ क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो मेरे पास एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। ये किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये इसके इक्वल होगा। सेकेंडली अगर मैं यहाँ पे अब देखो मेरे पास ये क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अगर मेरा सॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट है, बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो उसके केस में क्या होगा? जो मेरे सॉल्यूट के मोल्स होंगे वो सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में बहुत कम होंगे ना। अगर मैं वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करूं, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन का क्या मतलब है? सॉल्वेंट बहुत ही ज्यादा है, और अगर सॉल्वेंट बहुत ज्यादा होगा तो मतलब कि मेरा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट किससे बड़ा होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट जो होंगे वो सॉल्यूट के मोल से बहुत ज्यादा होंगे, वो सॉल्यूट के मोल से बहुत ही ज्यादा होंगे। यानी कि अगर मैं इस एक्सप्रेशन में देखूं तो मैं इसको मैं जीरो के इक्वल कर सकती हूँ, क्योंकि ये तो इसके कंपैरिजन में बहुत कम है ना। तो मैं इसको नेग्लेक्ट कर देती हूँ, इस टर्म को डिनोमिनेटर में नेग्लेक्ट कर देती हूँ। तो अगर मैंने इसको नेग्लेक्ट कर दिया तो मेरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? मेरा एक्सप्रेशन बन जाएगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन याद रखना ये एक्सप्रेशन तभी वैलिड है जब मेरा सॉल्यूशन कैसा होगा? बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा, बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। अब मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को लिख सकती हूँ क्या? मास ऑफ सॉल्यूट। अब देखो मैं यहाँ पे सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ 2 से और सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ 1 से। सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं 1 से। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होंगे? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मैं इसको लिख सकती हूँ W2 बाय M2, W2 बाय M2 गिवन मास बाय मोलर मास। 2 क्यों लिखा मैंने? क्योंकि मैं सॉल्यूट को 2 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अब मैं अगर देखूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो मेरे सॉल्वेंट के मोल्स कितने होंगे? सॉल्वेंट के मोल्स मेरे क्या हो जाएंगे? मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मैं इसको लिख सकती हूँ मल्टीप्लाइड बाय W1 बाय M1। ठीक है, अब ये M1 ऊपर भी तो जा सकता है। तो देखो ये जो मेरा M1 है ये ऊपर चला जाएगा और क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। तो मेरा एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से रिड्यूस हो जाएगा। अब वो न्यूमेरिकल में आपसे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, आपको सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दे देगा, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर दे देगा। उसके बाद आपको या तो वो सॉल्वेंट के बारे में बता देगा कि मैंने सॉल्वेंट का 25 ग्राम लिया, सॉल्वेंट का मोलर मास दे देगा, सॉल्यूट का गिवन मास दे देगा, आपसे सॉल्यूट का मोलर मास पूछ लेगा। तो बाकी सारी चीजें तो गिवन है, बस मुझे एक टर्म्स निकालनी है। इस टर्म में मेरे को फॉर्मूला पुट करना है और उसके बाद आंसर निकालना है। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन मेरे पास हो गया मेरी फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, सेकंड मेरे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सेकंड मेरे पास मेरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब देखो बॉइलिंग पॉइंट को मैं कैसे डिफाइन करती हूँ। जब मेरा देखो अब मेरे पास क्या था? सबसे पहले मेरा प्योर सॉल्वेंट था,
ठीक है, इसका कुछ बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है, इसका कुछ बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स ऐड कर दिए, ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स ऐड कर दिए, ठीक है। तो जब मैं इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स ऐड करूंगी तो इसका वेपर प्रेशर तो कम ही हो जाएगा ना, अभी मैंने बताया वेपर प्रेशर इसका कम हो जाएगा, ठीक है। अब बॉइलिंग पॉइंट को मैं कैसे डिफाइन करूंगी, जब मेरा वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर जो कि 1 atm के इक्वल है, मुझे जब मेरा वेपर प्रेशर इस एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा तो उस टेम्परेचर को मैं क्या बोलती हूँ, उसको मैं बोलती हूँ बॉइलिंग पॉइंट, उसको मैं क्या बोलती हूँ, बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो यहाँ पे मेरे पास पहले क्या था, सपोज इसका वेपर प्रेशर था, सपोज करो 0.4 atm, ठीक है। अब जब मैंने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, जब मैंने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो सपोज करो अब कितना हो गया 0.2 atm। पहले मुझे 0.4 से 1 atm तक लेके जाना था, अब मुझे 0.2 से 1 atm तक लेके जाना है, क्योंकि वेपर प्रेशर सॉल्यूट डालने पर कम हो गया ना। तो 0.4 से 1 atm लेके जाने तक मुझे सपोज करो कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर लग रहा था, और अब मुझे 0.2 से 1 atm तक लेके जाना, तो मुझे टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा ना, मतलब मुझे हीट ज्यादा देनी पड़ेगी। अगर मुझे हीट ज्यादा देनी पड़ेगी, टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा, मतलब अब मेरा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा ना, अब मेरा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। यानी कि जब भी हम किसी भी प्योर सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उस टाइम पे जो मेरा बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। यही से आती है हमारी सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डेल्टा टीबी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का ज्यादा है तो मैं सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को क्या बोल रही हूँ, टीबी, और प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को मैं क्या बोल रही हूँ, टीबी नॉट। तो मेरे पास डेल्टा टीबी क्या हो जाएगा, टीबी माइनस टीबी नॉट। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये जो मेरा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्यूशन की मोलारिटी के, सॉल्यूशन की मोलारिटी के। तो जब मैं ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाऊंगी उस टाइम पे मेरे पास एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं केबी या फिर मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या फिर एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। अब मोलारिटी तो आप सभी लोगों को पता होगी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो देखो यहाँ पे मेरे पास अब केबी की यूनिट की अगर मैं बात करूं तो केबी क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी बाय एम, ठीक है। डेल्टा टीबी की यूनिट किस में आएगी, केल्विन में। मोलालिटी की यूनिट किस में आ जाएगी, मेरे पास मोल पर केजी में, ठीक है, मोल पर केजी में। तो मेरे पास केबी की यूनिट क्या हो जाएगी, केल्विन किलोग्राम पर मोल। केबी की यूनिट क्या हो जाएगी, केल्विन किलोग्राम पर मोल। अब वो आपको डेल्टा टी दे देगा, के भी दे देगा सॉल्यूशन के बारे में। अब मोलालिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। या तो वो पूछ लेगा कि बताओ सॉल्यूट का मोलर मास कितना है, सॉल्यूट का मास दे देगा, सॉल्वेंट का कुछ मास दे देगा, मतलब आपको बाकी सभी चीजें आपको गिवन होगी, बस एक चीज आप लोगों को कैलकुलेट करनी होगी। तो ये होती है मेरी सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऐसे ही अगर मैं थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करूं तो थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो जब भी मैं कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करती हूँ किसी भी प्योर सॉल्वेंट पे तो मेरा फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और वो भी इसलिए डिक्रीज होता है क्योंकि मेरे वेपर प्रेशर, जो मेरा वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है। तो मेरे पास चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, अब फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा है, मतलब कि प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम है। तो मेरा डेल्टा टीएफ क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये प्रोपोर्शनल होएगा किसके, मोलालिटी के। और जब मैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाऊंगी तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा केएफ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। इसकी यूनिट भी क्या होती है, केल्विन किलोग्राम, केल्विन किलोग्राम पर मोल, केल्विन किलोग्राम पर मोल, ठीक है। तो ये हमारी होती है थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद मेरी फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर। फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोसिस क्या होता है, देखो सबसे पहले ये समझना जरूरी है। देखो मेरे पास यहाँ पे एक कंटेनर है, ठीक है, इस साइड पे मेरे पास रखा हुआ है प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट है यहाँ पे, प्योर सॉल्वेंट। और यहाँ पे मेरे पास क्या रखा हुआ है,
यहाँ पे मेरे पास है सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन का मतलब है यहाँ सॉल्वेंट के साथ साथ कुछ ना कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स भी है। अब देखो जो हमारे पास हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पे जो फ्लो होता है वो तो स्पॉन्टेनियस फ्लो होता है, तो यही हमारे पास यहाँ पे ऑस्मोसिस में होता है। यहाँ पे मेरे पास ये एक मेम्ब्रेन लगी है जिसको हम लोग बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है? ऐसी मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है ऐसी मेम्ब्रेन, इसके अंदर क्या होता है, छोटे छोटे पोर साइज होते हैं। उस पोर साइज के अकॉर्डिंग अगर कोई पार्टिकल है वो तो इसके थ्रू पास हो जाएगा, अगर कोई पार्टिकल इसके पोर साइज से बड़ा है तो वो पास नहीं हो पाएगा। यानी कि इसकी परमिएबिलिटी ये हर किस को अलाउ नहीं करने देगा, ये कुछ ही स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को अपने से पास होने देगा, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो देखो होता क्या है ऑस्मोसिस में, जो मेरा प्योर सॉल्वेंट है वो मूव करता है टुवर्ड्स सॉल्यूशन साइड, क्योंकि सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कम है, यहाँ पे सॉल्वेंट ज्यादा है, तो सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट से प्योर सॉल्यूशन साइड की तरफ मूव करेगा थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की वजह से, और ये तब तक मूव करेगा जब तक दोनों साइड पे जो मेरी कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम ना हो जाए, दोनों साइड पे सॉल्वेंट का अमाउंट सेम ना हो जाए। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। और इसी ऑस्मोसिस की वजह से जो यहाँ पे मेरा सॉल्वेंट मूव कर रहा है, यहाँ पे वाटर आ रहा है, यहाँ पे मेरे पास प्योर सॉल्वेंट है, इसी ऑस्मोसिस की वजह से जो मेरे पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देखो यहाँ पे मेरे पास जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं पाई से, और वहां पे मेरे पास जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला होता है, जो ये मेरा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? कॉन्सेंट्रेशन के या फिर मोलैरिटी के। याद रखना मोलैरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो पाई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? सी के। अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाऊंगी तो यहाँ पे पाई किसके इक्वल आ जाएगा? सी इंटू आर इंटू टी के इक्वल आ जाएगा। टी मेरा होता है टेम्परेचर, आर होता है यहाँ पे गैस कांस्टेंट। ये एक प्रेशर है, तो यूनिट्स का आप लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। जो आर की यूनिट होगी, आर की यूनिट चाहे मैं एटमॉस्फेयर में लूंगी तो पाई की यूनिट किस में आएगी? एटमॉस्फेयर में। आर की यूनिट अगर मैं बार वाली लूंगी तो पाई की यूनिट किस में आ जाएगी? बार में आ जाएगी। टेम्परेचर आपको किस में रखना है? हमेशा केल्विन में रखना है। आर की यूनिट अगर आप रखेंगे 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, तो पाई किस में आ जाएगा? आपका एटमॉस्फेयर में। और ये तो आपकी मोलारिटी है, ठीक है। तो ये मेरी फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब देखो ये जो हमने क्या किया, ये जितनी भी मेरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी ना, ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड थी नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड थी? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए वैलिड थी। देखा गया कि अगर मैं कोई इलेक्ट्रोलाइट ले रही हूं, जैसे कि अगर मैंने NaCl लिया, KCl लिया, K2SO4 लिया, कोई भी मैंने इलेक्ट्रोलाइट ली, या फिर मैंने एसिटिक एसिड लिया, बेंजोइक एसिड लिया, तो जो मेरी थियोरेटिकल वैल्यू आनी चाहिए थी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वो नहीं आई, या तो उससे ज्यादा आई। एक्सपेरिमेंटली मैंने जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकाली तो वो प्रॉपर्टी या तो थियोरेटिकल वाली से ज्यादा आई या उससे कम आई। तो ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, तो उसी वजह से हमारे पास एक साइंटिस्ट था वैन हॉफ, उसने एक टर्म इंट्रोड्यूस करी वैन हॉफ फैक्टर। उसने एक टर्म इंट्रोड्यूस करी वैन हॉफ फैक्टर, ठीक है। उसने क्या बोला कि अगर कोई भी स्पीशीज सॉल्यूशन में जाके या तो डिसोसिएट हो रही है या फिर एसोसिएट हो रही है, कोई भी स्पीशीज सॉल्यूशन में जाके या तो डिसोसिएट हो रही है या फिर एसोसिएट हो रही है। देखो सपोज अगर मैं बात करूं यहाँ पे NaCl की, देखो NaCl क्या है? सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कि डिसोसिएट हो जाएगा किसमें? Na+ में और Cl- में। अगर इसके 1 मोल थे इनिशियली, डिसोसिएट होने पर 1 मोल Na+ बना, 1 मोल Cl- बना। ये पड़ा तो इसी फॉर्म में रहेगा ना सॉल्यूशन में, ये NaCl की फॉर्म में थोड़ी रहेगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये तो आयनाइज फॉर्म में रहेगा। पहले मेरे पास 1 मोल थे, अब मेरे पास 2 मोल हो गए आयंस के, तो अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो चेंज हो गए। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ही चेंज हो गए तो जो मेरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो तो चेंज होगी। इसी वजह से वैन हॉफ ने एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया, वैन हॉफ फैक्टर, जिसको हम लोग स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, अगर हम उसके लिए वैन हॉफ फैक्टर को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में इंट्रोड्यूस करेंगे और उसके बाद उनकी वैल्यूज हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहली बात है ये वैन हॉफ फैक्टर होता क्या है। देखो
अब मेरे पास जो मेरी एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू थी वो अलग थी, और जो नॉर्मल, जो मेरे पास एक्चुअल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू थी वो अलग थी। तो हम लोग वैन टॉप फैक्टर को क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एबनॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिवाइडेड बाय नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखो, अब आप लोगों ने एक्सप्रेशन में देखा होगा, अगर मैं इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एक्सप्रेशन देखूं तो ये सभी के सभी ना मोलर मास के सॉल्यूट पे ही तो डिपेंड कर रही है। जो मेरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है सॉल्वेंट पे तो डिपेंड कर ही नहीं। तो यानी कि जो मेरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो सॉल्यूट के मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो सॉल्यूट के मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर यहाँ एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आ रहा था तो इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी ना ये अपने मोलर मास के एबनॉर्मल वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो मैं आई को मोलर मास के लिए कैसे लिखूंगी? नॉर्मल कॉलिगेटिव, नॉर्मल मोलर मासेस डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मासेस, डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मासेस, क्योंकि ये मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, नॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास। तो जो मेरा नॉर्मल मोलर मास है वो ऊपर चला जाएगा ना, इसीलिए हम लोग आई को क्या बोलेंगे? नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, ऐसे अगर मैं बात करूं एसिटिक एसिड की, या फिर अगर मैं बात करूं बेंजोइक एसिड की, तो ये सॉल्यूशन में जाके डाइमराइज हो जाता है और इस तरीके से फॉर्म कर लेता है C6H5COOH होल ट्वाइस, ये डाइमराइज हो जाता है। ठीक है, तो पहले इसका अगर मास मेरे पास 122 था तो अब मेरे पास मोलर मास क्या हो जाएगा? उसका ट्वाइस हो जाएगा। अब ये क्यों डाइमराइज करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। क्यों डाइमराइज करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। C6H5C डबल बॉन्ड OOH COH C डबल बॉन्ड O C6H5, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसके दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में एसोसिएट हो जाते हैं और इसी एसोसिएशन की वजह से ही मेरे पास जो मोलर मास है अब वो क्या हो जाएगा? ट्वाइस हो जाएगा। तो देखो, अगर इसका मोलर मास पहले कितना होगा मेरे पास? 122 ही होगा, तो मेरे पास उसके बाद जो मोलर मास होगा वो क्या हो जाएगा? 2 × 122। यानी कि देखो, नॉर्मल मोलर मास कितना था? नॉर्मल मोलर मास मेरे पास था 122 और अब नॉर्मल मोलर मास कितना है? 2 × 122, यानी कि आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? आई की वैल्यू हो जाएगी इसके लिए 1/2। यानी कि जब मेरे पास एसोसिएशन हो रही है, ध्यान से सुनना, जब मेरे पास एसोसिएशन हो रही है तो मेरे पास आई की वैल्यू क्या आ रही है? आई की वैल्यू कितनी आ रही है? लेस देन 1। आई की वैल्यू आएगी लेस देन 1। लेकिन अगर मैं डिसोसिएशन की बात करूं, अगर मैं डिसोसिएशन की बात करूं तो मेरी जो आई की वैल्यू है वो क्या आएगी? ग्रेटर देन 1। आई की वैल्यू क्या आएगी? ग्रेटर देन 1, क्योंकि मोलर मास क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा जब ये डिसोसिएट होगा। तो एसोसिएशन के केस में जो मेरा वैन टॉप फैक्टर है वो लेस देन 1 आएगा, और डिसोसिएशन के केस में जो मेरा वैन टॉप फैक्टर है वो क्या आएगा? ग्रेटर देन 1 आएगा। तो वो आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है कि बताओ वैन टॉप फैक्टर की वैल्यू क्या होगी? जनरल वैल्यू अगर मैं पूछूं एसोसिएशन के लिए और डिसोसिएशन के लिए, तो एसोसिएशन के लिए लेस देन 1 होगी और डिसोसिएशन के लिए ग्रेटर देन 1 होगी। डिसोसिएशन के लिए ग्रेटर देन 1 होगी। और अगर कुछ भी नहीं हो रहा, मेरी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो वहां पे आई की वैल्यू किसके इक्वल होती है? आई की वैल्यू 1 के इक्वल हो जाती है। आई की वैल्यू 1 के इक्वल हो जाती है। ठीक है, अब देखो एक और चीज यहाँ पे, आई की वैल्यू, अब एसोसिएशन के केस में हम लोग मोलर मासेस से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं डिसोसिएशन के केस में बात करूं इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट्स की डिसोसिएशन, अभी देखो मैं यहाँ पे जो डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन की बात करूंगी ना, उसमें मेरे पास हम लोग मान के चल रहे हैं कि 100% डिसोसिएशन या फिर 100% एसोसिएशन हो रही है, मतलब कि पूरा का पूरा ब्रेक हो रहा है। देखो सपोज अगर मैं पहला एग्जांपल लूं NaCl, उसने बोला कि ये NaCl 100% डिसोसिएट हो रहा है, ये NaCl 100% डिसोसिएट हो रहा है। तो ये कितने आयन? पहले क्या था? 1 आयन थे, अब इसने कितने आयंस दिए? 2। तो आई की वैल्यू क्या होगी? नंबर ऑफ आयंस आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आयंस बिफोर डिसोसिएशन, यानी कि 1 + 1 कितने आयंस है? 2। पहले कितने हैं? 1। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2।
अगर मुझे K2SO4 के लिए I की वैल्यू निकालनी है, उसने बोला है कि ये पूरा का पूरा डिसोसिएट हो रहा है, तो देखो K2SO4 कौन से आयंस देगा, 2K+ देगा और एक देगा क्या, SO4 2-। तो देखो यहाँ पे मुझे कितने आयंस मिल रहे हैं, 2K+ आयन है और एक SO4 2- आयन है, यानी कि टोटल मेरे पास कितने आयंस है, 3। पहले कितने थे, 1, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/1, यानी कि I की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। ये कब है, जब मेरे पास 100% डिसोसिएशन हो रही है। जरूरी नहीं है कि 100% डिसोसिएशन हो सकता है कि वो आपको बोले कि मेरे पास सपोज करो 80% डिसोसिएशन हुआ है, अब बताओ I की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं एक और एग्जांपल लूं यहाँ पे, ऐसे ही देखो अगर मैं एक और एग्जांपल लूं कि मेरे पास कॉम्प्लेक्स गिवन है K4FeCN6, जिससे जनरली बोर्ड्स में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसके लिए अगर ये 100% डिसोसिएट हो रहा है तो इसके लिए I की वैल्यू बताओ। तो देखो यहाँ पे मेरे पास ये डिसोसिएट होने पर क्या देगा, 4K+ प्लस FeCN6 4-। अब देखो ये तो डिसोसिएट होगा ही नहीं, ये तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है ना, मेरे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये तो डिसोसिएट ही नहीं होगा। तो टोटल मुझे कितने आयंस मिले, 4 और 1 5। पहले कितने थे, 1। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ आयंस आफ्टर डिसोसिएशन बाय बिफोर डिसोसिएशन, इट इज इक्वल टू 5। तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इसके केस में, एसोसिएशन के केस में अगर मैं सिंपली I की वैल्यू निकालूं तो डिसोसिएशन के बाद, एसोसिएशन के बाद मेरे पास एक ही स्पीशीज है, पहले 2 स्पीशीज थी ना, तो एसोसिएशन के बाद एक ही स्पीशीज है, पहले 2 स्पीशीज थी, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2। I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। तो सिंपली अगर वो बोल रहा है कि 100% डिसोसिएशन है या फिर हमारे पास 100% एसोसिएशन है, तो बताओ हमारे पास I की वैल्यू कितनी होगी। I की वैल्यू कितनी होगी तो हम लोग निकाल सकते हैं, बस देख लेंगे कि हमें डिसोसिएशन के बाद कितने आयंस मिल रहे हैं, पहले कितने आयंस थे, उस अकॉर्डिंग हम लोग I की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो अब यहाँ पे जितनी भी मेरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी, हमने बोला कि नंबर ऑफ मोल चेंज हो रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के वो चेंज हो रहे हैं ना, तभी तो I चेंज हो रहा है। तो जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी ना, सब जगह I का फैक्टर इंट्रोड्यूस कर दो। अब यहाँ पे मेरे पास सब जगह एक फैक्टर और इंक्लूड हो जाएगा, I। तो जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना क्वेश्चंस को, तो देखो आपको एक चीज याद रखनी है, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में ध्यान रखना। अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट आ रही है तो आपको I1 लेके चलना है, लेकिन अगर वो कोई इलेक्ट्रोलाइट बोल दे, K2SO4 बोल दे, KCl बोल दे, NaCl बोल दे, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट बोल दे, तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम I की वैल्यू का जरूर ध्यान रखना है, I जरूर इंक्लूड करना है। या फिर अगर आपको वो बोल दे, कोई भी आपको डिसोसिएशन एसोसिएशन वर्ड यूज कर ले, आपको बोले कि डिसोसिएशन हो रहा है, कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है या फिर इतना % डिसोसिएट हो रहा है, तो आपको इस टर्म को नहीं भूलना। अगर इस टर्म को न भूल जाओगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको I का फैक्टर हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, जो मेरी ऑस्मोटिक प्रेशर है वो भी क्या हो जाएगी, पाई इज इक्वल टू I इंटू C इंटू R इंटू T, यह आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर बच जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरे पास 2 फॉर्मूलाज और आते हैं। जैसे मैंने बताया कि ये जो हमने I निकाला ना, ये हमने तब निकाला जब 100% एसोसिएशन या फिर 100% डिसोसिएशन हो रहा है। अब जरूरी थोड़ी है कि 100% डिसोसिएशन हो या फिर 100% एसोसिएशन हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि 80% डिसोसिएट हो, 40% डिसोसिएट हो। तो उस केस में हमें क्या करना है, I के लिए 2 एक्सप्रेशन याद रखनी है, उसी 2 एक्सप्रेशन के थ्रू आपके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन आ गया बोर्ड में तो बस वो एक्सप्रेशन लगा देना, 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, क्या है वो 2 एक्सप्रेशन, ध्यान से अच्छे से नोट कर लो। अगर मैं डिसोसिएशन की बात करूं, तो उसके लिए जो मेरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है वो होता है I-1 डिवाइडेड बाय n-1, I-1 डिवाइडेड बाय n-1। ठीक है, यहाँ पे n मेरे पास क्या होते हैं, नंबर ऑफ आयंस आफ्टर डिसोसिएशन, कि डिसोसिएशन के बाद कितने नंबर ऑफ आयंस मुझे मिल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं एसोसिएशन की बात करूं तो उसके लिए अल्फा क्या होता है, I-1 डिवाइडेड बाय 1/n-1, 1/n-1, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वहां पे मेरे एसोसिएट हो रहे होते हैं, तो यहाँ पे मेरी n की ये वैल्यू होती है। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूला का डायरेक्टली यूज करेंगे। देखो अगर आपके पास अल्फा गिवन है, आपके पास n आपको पता है, आप I निकाल सकते हो।
ठीक है। एन आपको पता है, आई पता है, एसोसिएशन के लिए आप अल्फा निकाल सकते हो, डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकाल सकते हो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हो, ठीक है। या फिर आपको वो अल्फा दे देगा, एन दे देगा, आई पूछ लेगा, आई को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाले फॉर्मूले में पुट करना है और आंसर निकालना है। या फिर अब वो आपसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के थ्रू आई निकलवा लेगा, एन आपको पता होगा, आपसे पूछेगा कि बताओ कितना परसेंट डिसोसिएट हो रहा है या फिर कितना परसेंट एसोसिएट हो रहा है। अब ये क्वेश्चन करेंगे हम लोग, उससे आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि इस फॉर्मूला का यूज आपको कैसे करना है, ठीक है। तो हम चलते हैं अब अपने न्यूमेरिकल्स पे। तो देखो ये न्यूमेरिकल सबसे पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। देखो एक सेकेंड, वो बोल रहा है कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार, ठीक है। प्योर बेंजीन का मतलब पी नॉट हमें दिया हुआ है 0.845 बार। अ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेइंग 0.5 ग्राम व्हेन एडेड टू 39 ग्राम बेंजीन। हमने क्या किया, एक सॉलिड था, सॉलिड का मास मतलब मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 0.5 ग्राम, ये हम लोगों ने ऐड किया किसमें 39 ग्राम बेंजीन में, यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 39 ग्राम। वो बोल रहा है और इस सॉल्वेंट का मोलर मास मतलब M2N1 मुझे कितना गिवन है 78। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 0.845 बार। जो मुझे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दिया है वो कितना है 0.845 बार। वो बोल रहा है कि सॉलिड सब्सटेंस का मोलर मास बताओ, सॉलिड सब्सटेंस का मोलर मास बताओ। तो देखो जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो वेपर प्रेशर कम हो गया। तो सिंपल सा फॉर्मूला है P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2, N2 अपॉन N1 प्लस N2। P0 की वैल्यू आपको पता है कितनी है, एक सेकेंड, P0 की वैल्यू गिवन है आपके पास 0.850, 845 नहीं है 850 है। तो 0.850 माइनस PS कितना है 0.845 डिवाइडेड बाय P0 कितना है 0.850, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो आपको कैलकुलेट ही करना है, ठीक है, डिवाइडेड बाय। अब देखो हम मान के चलेंगे कि यहाँ पे मेरा सॉल्यूशन क्या है, बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन, क्योंकि देखो अगर मैं सॉल्वेंट के मोल्स निकालूं तो 39 अपॉन में 78, ये कितने आ जाएंगे 0.5 मोल्स आएंगे, लेकिन मेरे जो सॉल्यूट के मोल्स आएंगे वो बहुत कम होंगे, इसलिए मैं इस एक्सप्रेशन को रिड्यूस कर दूंगी फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो नीचे मेरे पास सिर्फ क्या बचेंगे N1, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट कितना है मेरे पास, मास ऑफ सॉल्यूट है 39 और मोलर मास कितना है 78, 39 डिवाइडेड बाय 78 ये कितना हो जाएगा 1/2। फिर ये 1/2 मेरा ऊपर चला जाएगा और क्या बन जाएगा, यहां से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सॉलिड सब्सटेंस का मोलर मास आ जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो M2 आ जाएगा मेरे पास 170 ग्राम पर मोल, 170 ग्राम पर मोल। तो कुछ भी नहीं था, सिंपल सा फॉर्मूला था। अब देखो यहाँ पे मेरे पास सॉल्यूट कैसा है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, उसने गिवन ही किया है हमें, तो हमें आई के बारे में तो सोचना ही नहीं है, सिंपली बस वैल्यू पुट करनी है और आंसर कैलकुलेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज मिक्स्ड विद 600 ग्राम ऑफ वाटर, 600 ग्राम ऑफ वाटर। तो मेरे पास मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है कितना 45 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना गिवन है 600 ग्राम। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, मुझे क्या निकालना है डेल्टा TF निकालना है और TF निकालना है, डेल्टा TF निकालना है और TF निकालना है। तो पहले डेल्टा TF निकाल लो, ठीक है। अब देखो ये ग्लाइकोल है, ये क्या है नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो देखो मेरे पास यहाँ पे डेल्टा TF क्या हो जाएगा KF इंटू मोलालिटी क्या होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट W2 बाय M2, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा W1 और ये kg में चाहिए होता है तो इसको हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब KF मुझे कितना गिवन है 1.86, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 45 है 46 है 45, ठीक है 45। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास मोलर मास इथाइलिन ग्लाइकोल का होता है 62 C2H6O2, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना गिवन है मेरे पास 600 इंटू में 1000। बस इसको सॉल्व करना है, मेरे पास यहाँ पे डेल्टा TF की वैल्यू आ जाएगी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी डेल्टा TF की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.2, डेल्टा TF की वैल्यू आ जाएगी 2.2। अब डेल्टा TF क्या होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है, यानी कि TF नॉट माइनस TF, ये किसके इक्वल है 2.2 के।
तो मेरे पास TF कितना हो जाएगा, TF नॉट माइनस 2.2, TF नॉट माइनस 2.2। अब देखो TF नॉट प्योर वाटर में मिक्स किया ना, तो प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाएगा मेरे पास, प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन। तो ये कितना हो जाएगा 273 माइनस 2.2, आपके पास सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा। तो इस तरीके से कुछ भी नहीं करना, सिंपल फॉर्मूला है, वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकालना है, ठीक है। तो ऐसे बेसिक से क्वेश्चन आएंगे आपके पास बोर्ड्स में, कुछ ज्यादा हाई लेवल का वो आपसे नहीं पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग, मुझे पाई निकालना है। देखो पाई क्या होता है, C इंटू R इंटू T। प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 25 मिलीग्राम ऑफ K2SO4। अब देखो यहाँ पे उसने क्या बोला, K2SO4 in 2 liter water at 25 डिग्री सेल्सियस assuming that it is completely dissociated। उसने अब ये लाइन बोल दी कि assume करो ये completely dissociate हो रहा है। डिसोसिएशन टर्म्स यूज कर ली, मतलब कि I लेके चलना है। तो K2SO4 क्या देता है 2K प्लस प्लस SO4 2 माइनस, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, कितने आयंस आए आफ्टर डिसोसिएशन 3, पहले कितने आए 1, तो I की वैल्यू हो जाएगी 3। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई इज इक्वल टू I इंटू C इंटू R इंटू T। तो I कितना हो जाएगा मेरे पास 3। नेक्स्ट है मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, इसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं मेरे पास, यहाँ पे सॉल्यूट का मास है 25 मिलीग्राम यानी कि 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ K2SO4 मेरे पास होता है 174। और उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, कितना वॉल्यूम गिवन है 2 लीटर। R की वैल्यू हम किस में लेंगे, एटमॉस्फेयर में 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, इनटू में टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना है यहाँ पे 25 यानी कि 298। टेम्परेचर कितना है मेरे पास 298। बस कुछ भी नहीं करना, अब तो इसको सॉल्व करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास पाई की वैल्यू आ जाएगी 5.27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 ATM। बस आपको कैलकुलेशन करनी है, बाकी सभी काम तो मैथ्स का ही है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, बस आई का आपको इसके केस में ध्यान रखना था, ठीक है। तो आई की वैल्यू पुट करनी है, निकालनी आनी चाहिए, आप क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन, मतलब हमें TB दिया, बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट हमें दिया हुआ है 353.23 केल्विन। अब हमने क्या किया, इसमें 1.80 ग्राम सॉल्यूट ऐड कर दिया, ठीक है। तो मेरे पास प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कितना गिवन है 353.23, ठीक है। हमने यहाँ पे सॉल्यूट ऐड किया, सॉल्यूट का मास कितना है 1.80 ग्राम, ठीक है। 90 ग्राम बेंजीन में सॉल्वेंट का मास मेरे पास कितना है 90 ग्राम। द बॉइलिंग पॉइंट इज रेज्ड, बॉइलिंग पॉइंट इज रेज्ड टू 354.1, मतलब अब TB कितना है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 354.11, 354.11। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोलर मास निकालना है, M2 निकालना है, KB गिवन है मुझे 2.53। तो देखो यहाँ पे मेरे पास जो सॉल्यूट है वो कैसा है, सॉल्यूट के बारे में कुछ नहीं गिवन, कोई डिसोसिएशन कोई एसोसिएशन वर्ड नहीं गिवन, तो बस I की वैल्यू इंक्लूड ही नहीं करनी। तो डेल्टा TB कितना हो जाएगा, डेल्टा TB हो जाएगा TB माइनस TB नॉट, यानी कि 354.11 माइनस 353.23, ये आ जाएगा 0.88 के इक्वल आ जाएगा, इज इक्वल टू KB कितना है 2.53। उसके बाद मेरे पास मोलालिटी क्या होती है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मुझे कैलकुलेट करना है। देन मेरे पास सॉल्वेंट का मास कितना है 90, kg में करने के लिए क्या कर देंगे 1000 से मल्टीप्लाई। बस अब तो आपको क्या करना है M2 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, M2 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना, बाकी काम आप लोगों का मैथ्स का बचा। जब आप इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो M2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 58 के अप्रोक्सीमेट आ जाएगी ग्राम पर मोल, तो आपका मोलर मास आ जाएगा। तो सिंपल से क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला में पुट करना है और आंसर कैलकुलेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो यहाँ पे अब हमारा जो वैन टर्म फैक्टर मैंने बताया, अल्फा का फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया, वो फॉर्मूला अब यहाँ पे यूज होगा, आप लोगों को समझ आ जाएगा कि कैसे आपको इसको यूज करना। अब एनसीईआरटी में आपको जो मेथड गिवन है ना एग्जाम्पलर प्रॉब्लम में, वो थोड़ा लंबा है, ठीक है। तो हमें कुछ भी नहीं करना, वो लंबा मेथड नहीं देखना, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करना है और आंसर निकाल लेना है, ठीक है। देखो क्या क्वेश्चन है, 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड डिसॉल्व्ड इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन।
ठीक है। अब देखो बेंजोइक एसिड है, हमें पता है कि सॉल्यूशन में जाके डाइमराइज कर जाएगा, ठीक है, लेकिन हमें नहीं पता कि कितना परसेंट इसका एसोसिएट होगा, पूरा डाइमराइज कर जाएगा, कुछ परसेंट एसोसिएट होगा, ठीक है। तो मेरे पास सॉल्यूट का मास कितना है, W2 कितना है 2 ग्राम, उसने बोला 25 ग्राम बेंजीन, सॉल्वेंट का मास कितना है 25, ठीक है, सॉल्वेंट का मास कितना है 25 ग्राम। शोज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF कितना गिवन है 1.62, ठीक है। KF मुझे कितना गिवन है, KF मुझे कितना गिवन है यहाँ पे 4.9। मुझे क्या करना है, परसेंटेज एसोसिएशन निकालनी है, यानी कि अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर रही है। अब देखो अल्फा क्या होता है, मेरे पास एसोसिएशन के लिए अल्फा होता है I-1 डिवाइडेड बाय 1/n-1, ठीक है। तो देखो I अगर मुझे पता चल जाए, N तो मुझे पता ही है 2 होता है, एसोसिएशन के लिए डाइमराइज करेगा, ठीक है। तो देखो क्योंकि डाइमर बनाना गिवन है, अगर ट्राइमर बनाना होता तो N की वैल्यू 3 होती, टेट्रामर बनाना होता तो N की वैल्यू 4 हो जाती। तो अगर मैं I निकाल लूं मेरे पास अल्फा आ जाएगा, अगर अल्फा आ गया तो परसेंटेज एसोसिएशन भी तो आ जाएगा, तो बस मुझे I की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब I की वैल्यू कहां से आएगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से आ जाएगी ना, बाकी सभी वैल्यूज मुझे गिवन है। तो देखो डेल्टा TF क्या हो जाएगा, I इंटू KF इंटू M, ठीक है। I मुझे कैलकुलेट करना है, यहाँ पे डेल्टा TF कितना है मेरे पास 1.62, KF कितना है 4.9 इंटू I, मोलालिटी क्या हो जाएगी W2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड, ये होता है 122, ठीक है। W2 बाय M2 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है मेरे पास 25 इंटू में 1000, 25 इंटू में 1000। इसको सॉल्व करेंगे, जब I की वैल्यू निकालेंगे वो आ जाएगी 0.504, ठीक है। I की वैल्यू आ जाएगी 0.504। अब देखो I की वैल्यू आ गई, बस अल्फा निकालना है, कैलकुलेट कर लेते हैं। अल्फा क्या हो जाएगा 0.504 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 माइनस 1, यानी कि ये हो जाएगा मेरे पास -0.495 डिवाइडेड बाय -1/2, इसको कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.495 इंटू 2, यानी कि ये आ जाएगा मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 0.991 के इक्वल, ये आ जाएगा 0.991 के इक्वल। तो अल्फा आ गया, अब मुझे परसेंटेज अल्फा निकालना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 99.1%। परसेंटेज एसोसिएशन क्या आ जाएगा 99.1%। एनसीईआरटी में जो आप मेथड देखेंगे बहुत लंबे तरीके से इसको सॉल्व किया हुआ है, लेकिन हमने छोटे से मेथड से इसको सॉल्व कर दिया। डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगाएंगे, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, सिंपली बस फॉर्मूले में पुट करो, क्योंकि ये फॉर्मूला भी तो एनसीईआरटी का ही है, कुछ बाहर से हम लोगों ने नहीं लिया, ठीक है। तो बस पुट करो और आंसर निकाल लो। ऐसे ही वो आपसे किसी के लिए परसेंटेज डिसोसिएशन पूछ सकता है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से वैन डर फैक्टर निकाल लो और उसके बाद अल्फा की वैल्यू को कैलकुलेट कर लो। ऐसा क्वेश्चन शायद इस बार 2019 में बोर्ड्स में पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अब मेरे पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, क्या ये क्वेश्चन बहुत बार आपसे बोर्ड्स में पूछा गया है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग यूज करते हैं फॉर द मोलर मास डिटर्मिनेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, मतलब जो मेरे पास प्रोटीन्स होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं, अगर हमें उनका मोलर मास डिटरमाइन करना है तो हम कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, ठीक है। तो हमने देखा कि हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से मोलर मास कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखो अगर मैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की बात करूं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, या फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करूं ना, तो उस टाइम पे मेरे पास जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू आती है ना, बहुत छोटी वैल्यू आती है, बहुत ही छोटी वैल्यू आती है, तो उससे मोलर मास डिटरमाइन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम लोग इसको डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर। कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों यूज करते हैं, देखो उसके दो रीजन है। पहला कि इसकी वैल्यू बहुत छोटी नहीं आती, अगर बहुत छोटी वैल्यू आएगी तो उसे M2 कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू बहुत छोटी नहीं आती। दूसरा, ऑस्मोटिक प्रेशर वैल्यू जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना, वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं रूम टेम्परेचर पे, वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। अब देखो अगर हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें या फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, तो अगर हम बहुत ज्यादा टेम्परेचर ले ले तो होगा क्या, प्रोटीन्स का डीनेचुरेशन हो जाएगा, उनके बीच के जो बॉन्ड्स है वो टूटने लग जाएंगे। अगर प्रोटीन ही नहीं रहा, उनके बीच में बॉन्ड्स टूटने लग गए, उनके मोलर मासेस में भी तो चेंज आ जाएगा, तो वो तो हम डिटरमाइन करना ही फिर दिक्कत है हमारे लिए, फिर तो हम डिटरमाइन ही नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं लो टेम्परेचर की बात करूं तो हो सकता है हमारा पॉलीमर या फिर प्रोटीन फ्रीज हो
जाए, वो कोगुलेट हो जाए। अगर वो कोगुलेट हो गया तो भी मोलर मास ठीक नहीं आएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग रूम टेम्परेचर पे मेजर करते हैं, जिस वजह से हम लोग इस प्रॉपर्टी को ही यूज करते हैं पॉलीमर्स और प्रोटीन्स के मोलर मास डिटर्मिनेशन के लिए। ये क्वेश्चन एज इट इज बहुत बार बोर्ड्स में आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मेरे पास एक और एप्लीकेशन आती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की, कि जो हिली एरियाज होते हैं ना, वहां पे हम लोग रोड पर से स्नो को क्लियर करने के लिए उसमें हम लोग सॉल्ट ऐड करते हैं, ठीक है। तो सॉल्ट क्यों ऐड करते हैं, देखो मैंने बोला कि अगर हम लोग किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। तो जब मैं उसमें NaCl ऐड करती हूँ ना, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, मतलब वो 0 डिग्री सेल्सियस से -20 पे चला जाएगा, -10 पे चला गया सपोज। अब वहां का टेम्परेचर अगर -5 है तो सारी की सारी स्नो तो मेल्ट हो जाएगी ना। तो इसीलिए क्योंकि सॉल्यूट ऐड करने पर हमारा जो मेरा फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाता है, इसी वजह से हम लोग हिली एरियाज में वहां पे रोड्स पर से स्नो को क्लियर करने के लिए उसमें हम लोग NaCl को ऐड करते हैं, ठीक है। दूसरा होता है कि वहां के जो कार रेडिएटर्स होते हैं ना, वहां पे भी हमारे पास जो वाटर है वो फ्रीज ना हो, इसलिए हम लोग उसमें इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड करते हैं ताकि वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाए और रेडिएटर में जाके जो हमारा वाटर है वो फ्रीज ना हो और हमारे व्हीकल्स है जो हमारे वो अच्छे से वर्क करे। तो ये कुछ 2 सिंपल से क्वेश्चन थे, बेसिक से क्वेश्चन, रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया, जो भी मैंने न्यूमेरिकल कराए NCERT के बाकी सभी न्यूमेरिकल्स इजी ही है, ठीक है। एक और न्यूमेरिकल यहाँ पे बचता है आपका, जो मैंने आपको ये वाला न्यूमेरिकल कराया ना NCERT के एग्जाम्पलर प्रॉब्लम, ऐसा ही एक और न्यूमेरिकल है, वो आप लोग खुद प्रैक्टिस करना, इसी फॉर्मूला से रिलेटेड यही फॉर्मूला यूज करके आप लोग इजीली उसमें कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको और कोई एडवाइस है तो आप उनको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और उनकी हेल्प करें ताकि वो भी बोर्ड्स में एक बहुत अच्छा स्कोर ला सके। थैंक यू वेरी मच।